तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप जानते हो, ये पार्ट नंबर 2 है और हम इसमें आज रिव्यू करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड 350 मिलिट्री ब्लैक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में कि क्या क्या इसकी खूबियाँ रही और क्या क्या मुझे परेशानियाँ आई इस सफ़र में जब मैं इस बाइक को ऑफ रोड पर लेकर गया। तो हमेशा की तरह जो लोग न्यू जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे पहाड़ों की रानी HRTC ट्रांसपोर्ट की बस को पास देने के बाद अब हम अपने सफ़र पर आगे निकल चुके हैं और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू है जिसका हम भरपूर आनंद लेते हुए आगे चल ही रहे थे कि हमें अचानक से पता चलता है कि रोड के ऊपर तो फ्री ऑफ कॉस्ट पाउडर मिल रहा है। और अच्छा ही हुआ कि ये पाउडर हमें रास्ते पर जगह जगह पर मिलता ही रहा क्योंकि मैं घर से भी पाउडर लगा कर नहीं चला था। ये मजाक करते हुए हम थोड़े ही आगे चले थे तो रोड पर मुझे दिखता है कि ये सामने आइस जमी पड़ी है जो स्वागत कर रही थी हमारा कि आप हमारे ऊपर से क्रॉस हो और कब हम आपको नीचे गिराएं। तो आप रोड की हालत तो देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि खड्डे में रोड है या रोड पर खड्डे। और इस तरीके की रोड की मैं आशा भी कर रहा था क्योंकि तभी मैं आपको अच्छे ढंग से रिव्यू दे पाता कि ये बाइक कितना ज़्यादा कैपेबल है ऐसे रोडों के लिए। तो जैसा कि सुना ही होगा आपने, जो मेरे साथ पिलियन बैठा है वो गड्ढों की वजह से जब जंप लगते हैं तो वो उछल कर बाइक से ही गिरने वाले थे। तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि जो इसका रियर वाला शॉकर है वो कितना ज़्यादा कैपेबल है ऐसे ऑफ रोडों के लिए। तो जैसे जैसे हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं अब मुझे कुछ एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो इसका क्लच है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब आप उसको बार बार यूज़ करते हो, उसको बार बार दबाते हो तो आपके जो फिंगर है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। और सेकंड जो इसकी शॉकर है वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो जिनका आपको सीधा सीधा झटका जो है वो अपने ऊपर महसूस होने वाला है जब आप ऐसे रोडों के ऊपर ड्राइव करोगे। और अभी तो ये ऑफ रोड पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में मेन NH है यहाँ का और इस पर ही इतने रोड की खस्ता हालत हैं। जब हम फुली ऑफ रोड करेंगे तो तब जाकर जो मुझे मुश्किलें आने वाली हैं वो मैं अभी से सोचकर इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है बाकी को। और यहाँ पर सूर्यदेव मेरे मजे लेने के चक्कर में थे कि जो उनकी जो किरणें थी वो सीधा फेस के ऊपर ही पड़ रही थी। तो हम इन सब परेशानियों को पार करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे पता चलता है कि जो बाइक का सिलेंसर है उसमें से अजीब सी साउंड आने लग गई थी। जिस तरीके के ये रोड है आप देख ही पा रहे होंगे कि आप इस पर 10 से 20 की स्पीड से ज़्यादा चला ही नहीं सकते हो क्योंकि ये रोड इतने ज़्यादा ख़राब है। इस पर इतने ज़्यादा बड़े या छोटे पत्थर आए बीच में आपके रोड पे आ जाते हैं। अगर आप उस पर ज़्यादा स्पीड पर क्रॉस करोगे तो आपकी बाइक स्किड भी हो सकती है। और मैं चली 10 से 20 की स्पीड में रहा हूँ और वाइब्रेशन
बाइक में वैसे तो नहीं हो रही है, पर इन खड्डों की वजह से जब बाइक बार बार अप डाउन हो रही है, उछल रही है, तो उसकी वजह से शायद मेरा जो एग्जॉस्ट है, साइलेंसर है जो, वो लूज़ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी जब हम किसी शॉप के पास पहुंचेंगे, मैकेनिकल शॉप के पास, तो वहाँ पर एक बारी रुक कर मैं चेक कर लूँगा कि ये सच में लूज़ हो गया है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो चलते चलते मेरी नज़र एकदम से इन पहाड़ों के किनारों पर पड़ती है, जहाँ पर मुझे बर्फ़ देखने के लिए मिलती है। और साथ साथ मुझे ये भी याद आता है कि ये अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस टाइम पर यहाँ पर 3 से 4 फुट बर्फ़ हुआ करती थी, पर शायद पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि अब जनवरी के टाइम पर भी यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी बर्फ़ देखने के लिए मिल रही है, जो कि किसी टाइम पर ये पहाड़ पूरी तरीके से बर्फ़ से भरे रहते थे और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बर्फ़ तो शायद मेरे घर के रेफ्रिजरेटर में होती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार इस वीडियो को देना मत भूलिएगा। आप शायद देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे, पर जो उसका माल फंक्शन लाइट है वो फिर से ऑन हो गया है। जो मेरे साथ बिलियन कैमरामैन मेरे साथ हैं वो कैपेबल नहीं थे इसको शूट करने के, तो वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में अटैच कर दूँगा वो वीडियो भी। जब आप ऐसे ऑफ रोडों पर ड्राइव करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आपकी बाइक का स्किड होना, क्योंकि रोड के ऊपर जगह जगह पर सोलिंग हुई भी होती है, तो वो पत्थर कुछ तो दबे होते हैं और कुछ उभरे हुए होते हैं, तो जैसे ही उसके ऊपर आपकी बाइक का टायर चढ़ता है तो वो खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से आप अनबैलेंस भी हो सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसे रोड पर आप ड्राइव करें तो अपनी स्पीड को मेंटेन कर चलें, 10 से 20 की स्पीड ही आप रखें, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड पर चलोगे तो आपकी बाइक कब स्किड हो जाएगी आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो हम अपने सफ़र पर थोड़े ही आगे बढ़े थे कि मुझे दिखता है कि ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ था। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ PWD डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बहुत ही जल्दी ये रोड क्लियर कर दिया और हमें किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये बहुत टाइम तक ये रोड बंद रहा था क्योंकि ऊपर से पूरा ही लैंडस्लाइड होकर ये रोड जो है पूरा बंद हो गया था। तो अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है उस पर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो बाइक ने मुझे नहीं दी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लमें आई थी, जैसे क्लच, हैंडल और मैंने आपको बताया था इसकी शॉकर। इसके अलावा अभी तक मुझे कुछ फेस करने के लिए नहीं मिला है। अब शुरू होता है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हम गीले रोड पर से क्रॉस करेंगे और छोटी छोटी कुछ एक वाटर क्रॉसिंग भी आएगी जो हम क्रॉस करेंगे, और उसके रिव्यूज़ जो रहेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। जब आपकी आंखों के सामने इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं तो ड्राइव करने का जो मज़ा आता है उसका अपना ही मज़ा होता है। तो एंजॉय कीजिए आप इन खूबसूरत नज़ारों का। तो चलते चलते बाइक में से एक अजीब सी साउंड आनी शुरू हो गई। तो जब मैं बाइक रोक कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो मेरा साइलेंसर है और जो मेरा पिछले वाले टायर का वायर है वो आपस में दोनों टच हो रहे थे, जिसकी वजह से ब्रेक पैडल पूरी तरीके से प्रेस नहीं हो पा रहा था। वो वाला वीडियो क्लिप भी मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाओ कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। जब भी आप कच्चे रोडों में सफ़र करें
तो अपने 12 नंबर की चाबी पाना अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये इसका सलेंसर है जो वो कैसे मूव कर रहा है। ये ऑफ रोडिंग करने की वजह से जो इसका ये वाला बोल्ट है 12 नंबर का, ये लूज हो चुका है, और ये जो आपका ब्रेक असेंबली है उसमें टच हो रहा है सिलेंसर, क्योंकि ये अंदर इसके साथ लगने लगा है। ये देखिए, क्योंकि ये सिलेंसर लूज हो गया है जिसकी वजह से ये पूरा ही हिल रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो जब भी ऑफ रोडिंग करें तो 12-13 की चाबी पाना अपने साथ ज़रूर रखें। एक्चुअली में सिलेंसर जो लूज़ हुआ वो इसकी जो ब्रेक की वायर आती है उसके साथ वो लगने लगा, जिसकी वजह से जब भी मैं ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहा था तो ब्रेक प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जितना ब्रेक को खींचना चाहिए रोकने के लिए उतना वो खींच नहीं पा रही थी। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी MIL लाइट थी बाइक की वो फिर से ऑन हो गई है, और जैसे मुझे पहले प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती थी मिस फायर की, वो फिर से बाइक में होना शुरू हो गया है। तो अभी तक सफ़र में मेरी बाइक इतनी गंदी हो गई थी, तभी शायद नेचर ने बीच में ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग भेज दिया है ताकि मेरी बाइक इसके अंदर जाकर अपने आप को साफ कर पाए। तो इन नैरो सूखे और गीले रोड को क्रॉस कर हम थोड़े आगे बढ़े थे, तभी मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा मेरे स्वागत के लिए बीच में खड़ा था। सुबह तकरीबन 8 से 9 के बीच में हम निकले थे, और अब दिन के 4 बज चुके हैं, और बीच में सफ़र में हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला, तो पेट के चूहे भी बहुत ज़ोरों से अब पेट में कूदने लगे हैं। तो पीछे जो वाटर क्रॉसिंग आई थी आपने देखा था कि उसमें बाइक ने कैसे अपने आप को साफ़ किया था। तो ऊपर वाले ने फिर से यहाँ पर पाउडर का इंतज़ाम कर दिया बाइक के लिए, ताकि वो नहाने के बाद अपने ऊपर पाउडर लगा सके। रोड पर डस्ट कुछ ज़्यादा ही हुई जा रही थी, तो तभी मैं देखता हूँ कि एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग हमारा बाहें खोलकर स्वागत करने के लिए खड़ी थी। तो अब हम जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं इस पर अब डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि रोड बिल्कुल स्मूथ है और इस पर बाइक ड्राइव करने में और ज़्यादा आनंद आ रहा है। इतना बोलने की ही देर थी कि तभी मैं देखता हूँ कि सामने एक कीचड़ से बड़ा गड्ढा है जो बाहें खोलकर हमारा स्वागत कर रहा था कि हम स्पीड में इसके ऊपर से क्रॉस करें और ये हमें नीचे गिरा दे। बाइक की डुक-डुक की आवाज़ के साथ सफ़र का मज़ा और ज़्यादा बढ़ गया था और हमें ड्राइव करने में और ज़्यादा मज़े आने लगे थे। तो आप भी इस फील को महसूस कीजिए। एकदम से मेरी नज़र इस पहाड़ पर पड़ती है जो पूरी तरीके से लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो गया था और इसने कहीं ना कहीं रास्ते को भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। तो संभलते हुए हम इस रास्ते को क्रॉस करते हुए अपने सफ़र को जारी रखते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ही है कि जब भी कभी आप यहाँ पर आए तो अपनी गाड़ी को आपको ऐसे ही जो पहाड़ का एज होता है उसके ऊपर पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाइक लेकर आ सकते हैं और अपनी बाइक को इजीली कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर सही सही से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि रोडों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड। ओए भाई चली गई थी जंप मार के मैं बाहर, मतलब ऊपर उछली, बहुत खतरनाक वाला जंप तो था। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मेरे साथ जो पिलियन राइडर है वो बेचारी खड्डों की वजह से जो जंप लगते हैं उसकी वजह से बाइक से गिरने ही वाली थी। तो आप इससे भी समझ सकते हैं जो इसका रियर शॉकर है वो कितना ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो इस खतरों से भरे सफ़र में हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं अच्छे ढंग से आपको रिव्यू दे पाऊँ कि ऑफ रोडों के लिए कितना कैपेबल है हमारी रॉयल एनफील्ड की न्यू लॉन्च बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक। और एक इसकी सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी है। तो भाई जब हम इस वाले रोड पर पहुंचते हैं ना तो यकीन मानिएगा मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मैं लेह लद्दाख वाला जो ट्रैक है उस पर बाइक को राइड कर रहा हूं। आप भी इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं, और आप अपनी बुलेट 350 मिलिट्री ब्लैक पर डुक डुक की आवाज़ के साथ इस मस्त सफ़र का मज़ा लेते हुए। और मैं कभी भी शायद आपको शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा कि इन रोड के ऊपर जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था। ऐसे रोड खतरनाक तो होते ही हैं, पर जो इनकी खूबसूरती होती है वो उन खतरों से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है, क्योंकि जब आप ऐसे रोडों पर सफ़र करते हो और ऐसे सफ़र में जो आपको मज़े आते हैं वो उन खतरों से मैं तो यही समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। क्योंकि अगर आपको एडवेंचर का शौक़ है तो आपको खतरे तो मोल लेने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपको वो एडवेंचर मिल पाएगा जिसकी आप तलाश में हिल्स एरिया में आते हो। तब ये डॉगी भाई साहब भी हमारे स्वागत के लिए रोड पर आ गए। ऐसे रोड पर सफ़र करते हुए आपको ऐसे ऐसे पानी से भरे रोड मिलते रहेंगे, तो इस पर भी आप बिल्कुल सेफ्टी से क्रॉसिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी होने की वजह से और साथ साथ जब वो गीली होती है तो उस पर से आपकी बाइक स्लिप भी हो सकती है। और अगर ऐसे रोड पर आपकी बाइक स्लिप होती है तो आप समझ ही सकते हो उसका अंजाम आपके लिए क्या हो सकता है। तो इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपने सफ़र पर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मुझे ये बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए ऑफ़र करते हैं। पर पेट खाली होने की वजह से इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए हम अपने सफ़र पर आगे बढ़ते ही रहते हैं।
तो अभी तक के सफ़र में जो जो परेशानियां मुझे फेस करने के लिए मिली है वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मुझे सबसे बड़ी टेंशन इसके लिए है कि जो मेरी MIL लाइट है बाइक की वो फिर से जल चुकी है और बाइक मिसिंग भी करनी शुरू कर दी है, जिसके लिए मैंने RSA को कांटेक्ट किया है। अब देखते हैं वो यहाँ पर मैकेनिक टीम को भिजवाते हैं या फिर मेरी बाइक को यहाँ से कैरी कर सर्विस स्टेशन तक ले जाते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको वो तीसरे पार्ट में मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।